that is ocean 97.33, saline lakes and island seas 0.008, polar ice 2.04, groundwater 0.61 and lakes 0.009. ये आपका इंफॉर्मेशन है वाटर का ऑकरेंस. नाउ प्रॉपर्टीज. वाटर का जो प्रॉपर्टी है, चिल्ड्रन बहुत जूनियर क्लास से आप ये पढ़ रहे हैं. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट्स को, टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. और इसके कारण क्या है, क्यों डिसॉल्व कर लेता है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई है, प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है. तो इसके अंदर स्पेस भी रहता है. और ये जो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने के पीछे यही कारण है, ये पोलर नेचर है, डाइपोलर है, इसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है. कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं जो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाते हैं. इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि हीट को बहुत होल्ड करके रखता है. तो अगर आप इसको वाटर को हीट करना चाहते हैं तो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने से ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी को हीट को होल्ड करता है. दैट इज द रीजन कि व्हाई आवर एटमॉस्फेयर, जितना सोलर एनर्जी अर्थ पर फॉल करता है फिर भी अर्थ जो है बहुत ज्यादा हीटेड नहीं होता है. और इसका कारण है पानी. अर्थ पर 3/4 पार्ट जो है वाटर से घिरा हुआ है. सन के जितने रेडिएशंस है वो वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है और वही उसकी वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हीटेड अप नहीं होता है. और इवन नाइट में ये थोड़ा वार्मथ मेंटेन करके भी रखता है. हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यस, अगर आप लिक्विड वाटर को गैसेस में चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर लेटेंट हीट एनर्जी जो लगेगी वो काफ़ी हाई है. तो आपने देखा होगा घड़े का पानी, ये सब में हम लोग देखते हैं ना, आपका पसीना जो है, जब पसीना निकलता है तो जब पसीना सूखता है तो हमारे बॉडी का हीट लेके वो जाता है तो थोड़ा बहुत डाउन होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है. लो विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मैंने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में. तो पानी की विस्कोसिटी बहुत लो होती है. हाई कोहेसिव एंड एडहेसिव ऑफ वाटर. देखो पानी, जब भी कोई चीज से भी आप पानी को टच करते हो तो पानी उसको चिपक जाता है, भीग जाता है. भीगना हम कहते हैं ना, कपड़ा डाला पानी में तो वो भीग गया, हाथ डाला पानी में तो वो भीग गया. तो हम लोग भीगना वर्ड जो कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो इसलिए क्योंकि वाटर की कोहेसिव एंड एडहेसिव, चिपकने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. जिसमें भी पानी को डालोगे तो वो उससे चिपक जाता है, उसके सरफेस से चिपक जाता है. लोअर डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आइस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है. दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. और ये क्यों कम होता है ये भी मैंने आपको बॉन्डिंग चैप्टर में बताया था कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए जुड़ता है इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसकी वजह से इसके बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, गैप्स बन जाते हैं काफी. और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम ही ऑक्यूपाई हो पाता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी हम जानते हैं कि वाटर आयोनाइजेबल है. ये ब्रेक करता है H+ एंड OH- आयन. तो ये कुछ वाटर के प्रॉपर्टीज हैं. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें हाइड्रोजन की और डिटोरियम, जो उसके 3 आपके जो फॉर्म्स ऑफ वाटर के हाइड्रोजन के होते हैं, दैट इज H, देन H मास जो होता है, तो उससे अगर आप इसका ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर वाटर H2O बनाते हैं या डिटेरियम के साथ G2O बनाते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा. क्योंकि G का जो डिटेरियम है इसका मास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो जाएगा और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी उसका ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी उसका ज़्यादा है. किसका? D2O का. तो ये प्रॉपर्टीज है कंपैरिजन ऑफ H2O एंड D2O.
नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वाटर में ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट होता है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है, शेप इसका बेंड होता है और ये पोलर नेचर का होता है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ा हुआ है, नथिंग इज न्यू हियर। नाउ दिस इज द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ता है। एंड दिस इज द केज लाइक स्ट्रक्चर। देखो केज के बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, वैक्यूम्स हैं, जिसकी वजह से ये लाइट वेट का हो जाता है, फ्लोट करता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नाउ कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर या एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक मतलब ये प्रोटॉन दे भी सकता है और ये प्रोटॉन ले भी सकता है। चिल्ड्रन क्लास 10 में आपने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बट शायद आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है कि जो H+ देता है दैट इज एसिड और जो OH- देता है दैट इज बेस। क्या आपने इसके अलावा भी कोई एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 10 में? यस और नो? लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड लुईस बेस भी पढ़ा है। यस, लुईस एसिड किसको कहते हैं? लुईस बेस लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर वो कौन लुईस देता बेस है और जो एक्सेप्ट कर ले उसको लुईस और एसिड। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड। बट एक और एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ। आर्हेनियस के बाद आता है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टन। आर्हेनियस के बाद हम लोग एक पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें होता है कि जो प्रोटॉन देने वाला होता है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है। प्रोटॉन डोनर्स दे आर नोन एज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज बेस। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब वही हुआ कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। वाटर दोनों की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड आल्सो एंड इट बिहेव्स लाइक अ बेस आल्सो डिपेंडिंग ऑन द अदर स्पीसी इट इज इन कांटेक्ट विद। सपोज पहला एग्जांपल आप ले लो। द फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, H2 सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? H2O plus NH3 water plus ammonia gives OH- and ammonium ion NH4 plus ion। तो आप देखो यहाँ से ध्यान से, वाटर ने अपना H+ दे दिया किसको? अमोनिया को, और अमोनिया बन गया NH4 प्लस। वाटर ने अपना H+ दिया अमोनिया को और अमोनिया बन गया NH4 प्लस आयन। तो डोनर कौन है यहाँ प्रोटॉन का? प्रोटॉन कौन दे रहा है? वाटर। वाटर दे रहा है। वाटर अपना H+ डोनेट करता है और बन जाता है OH-। वाटर को ब्रेक करोगे तो H+ और OH- में ब्रेक करिएगा ना, तो H+ वो दे देता है अमोनिया को और खुद बन जाता है OH-। तो आप अगर वाटर और OH- का रिलेशन देखें तो वाटर ने अपना H+ लूज किया है, अपना H+ प्रोटॉन डोनेट किया है एंड इट हैज बिकम OH-। अब अगर आप अमोनिया को देखते हैं तो अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, NH3 से NH4 प्लस आयन बना रहा है, यानी कि ये एक प्रोटॉन गेन कर रहा है। तो ये अगर एक प्रोटॉन गेन कर रहा है तो किससे कर रहा है? वाटर से कर रहा है। वाटर इसको प्रोटॉन दे रहा है, तो यहाँ प्रोटॉन देने वाला कौन है? वाटर। तो वाटर अगर प्रोटॉन दे रहा है तो डोनर, प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहते हैं, तो इट इज एक्टिंग एज एसिड और अमोनिया इज एक्टिंग एज बेस। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, H2O plus H2S। अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं तो वाटर इज चेंजिंग टू H3O plus और H2S इज चेंजिंग टू HS-। इसका मतलब H2S ने अपना एक प्रोटॉन वाटर को दे दिया और खुद बन गया HS-। चिल्ड्रन इट इज क्लियर? H2S ने अपना प्रोटॉन वाटर को दे दिया और खुद बन गया HS-। और वाटर ने इससे प्रोटॉन गेन किया
और ये बन गया H3O प्लस। H2O चेंजेस टू H3O प्लस। या इसका मतलब है वाटर गेन्स 1 प्रोटॉन। यहाँ पे वाटर डोनेट्स अ प्रोटॉन एक्ट लाइक एसिड, यहाँ पे वाटर गेन्स अ प्रोटॉन एंड एक्ट लाइक बेस। ठीक है, तो एक रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक रिएक्शन में बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, जिसका मतलब ये कैसा है, एम्फोटेरिक। दोनों बिहेवियर है इसका, एज एन एसिड एज अ बेस ऑल्सो। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, एक्सक्यूज मी, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, एक वाटर H प्लस देता है और दूसरा वाटर H प्लस लेता है। एक डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है। ठीक है, एक डोनर है और दूसरा एक्सेप्टर है। तो इसको हम कहते हैं एसिड जो डोनेट कर रहा है, और इसको कहते हैं बेस जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो वाटर की बिहेवियर इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये है वाटर का प्रॉपर्टी, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इट्स इम्पोर्टेंट, इस पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में जो सेकंड प्रॉपर्टी आपका आता है, सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है, वाटर का रिडक्शन भी होता है। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, बट इतना आसानी से वो नहीं ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। तो डिपेंड करता है कि मेटल जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ वाटर को रिएक्ट करा दो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। जैसे आप ये एग्जांपल आप देख लीजिए, H2O reacts with sodium to give NaOH plus H2 gas is released। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सोडियम 0 से +1 में चला गया, यानी कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 था और ये हाइड्रोजन गैस बना, यानी कि 0। ये +1 से 0 यानी कि रिड्यूस हो गया। तो वाटर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वाटर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और ये रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोडियम की वजह से रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और सोडियम को रिड्यूस कर रहा है। Water is oxidized to O2 during photosynthesis। इसको एक बार रुक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम फ्लोराइड्स की तरफ फ्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन देखें तो फ्लोरीन प्लस वाटर गिव्स H प्लस F माइनस एंड O। तो यहाँ पे आप देखो वाटर कैसे बिहेव कर रहा है। फ्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो फ्लोरीन 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ, और फ्लोरीन को कौन रिड्यूस कर रहा है, वाटर एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि सोडियम को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब यहाँ पे वाटर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि फ्लोरीन को ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है रिडॉक्स का, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर to give glucose, water and oxygen। तो वाटर यहाँ पर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ से वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीजन वाटर से ही निकल के फोटोसिंथेसिस में आता है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये जो एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन, वाटर कैन बी एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as water can act as a reducing agent। The other chemical properties, that is hydrolysis of water। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दो अलग चीजें हैं। ठीक है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दो अलग चीजें हैं।
हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेकिंग इनटू H+ एंड OH-। वाटर को वाटर खुद ब्रेक होता है किसी की मदद से, वाटर का खुद का ब्रेकिंग होता है और वो ब्रेक डाउन करता है H+ एंड OH- आयन। अब आप एक एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस P4O10 प्लस H2O गिव्स H3PO4 बैलेंस कर सकते हैं। इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या दिख रहा है, इस रिएक्शन में वाटर ऐड नहीं हो रहा है, एज अ होल वाटर इज नॉट बीइंग एडेड। यहाँ पर एडिशन किस तरह से हो रहा है, वाटर का पहले ब्रेकिंग होता है H+ एंड OH- आयन। तो H+ ऑक्सीजन के साथ जाता है, वन ऑफ द ऑक्सीजन के साथ, और OH डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ ऐड होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया भी था पहले बनाकर कुछ स्ट्रक्चर्स, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप चाहो तो मैं बोल रही हूँ, आप स्ट्रक्चर लिखिए, P लिखिए, पी के ऊपर एक डबल बॉन्ड O लगाइए और 3 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली दिखाइए। कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? यस मैम। टेट्राहेड्रली जैसे आपका मीथेन का स्ट्रक्चर बनता है ना, कार्बन बीच में रहता है और 4 हाइड्रोजन में टेट्राहेड्रली जुड़ता है, ठीक वैसा ही आप ज्योमेट्री बनाइए, फॉस्फोरस बीच में और टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन आप दिखाइए, जिसमें जो एक ऑक्सीजन आप ऊपर में जो दिखा रहे हो डबल बॉन्ड दिखाइए, बाकी 3 ऑक्सीजन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन आप जोड़, 3 हाइड्रोजन आप जोड़, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। और SiCl4 प्लस H2O, SiCl4 प्लस H2O, यहाँ भी H2O का ब्रेकिंग हो रहा है H+ एंड OH- में, और तब ये जो यहाँ से H+ में जो ब्रेक हो रहा है वो Cl के साथ HCl बना रहा है, और आपका बाकी जो है वो SiO2 यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह से नाइट्राइट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया एंड OH- दे रहा है, H+ नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, OH निकल के बाहर है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH-। ये एग्जांपल्स है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का, यहाँ पे पानी का एडिशन होता है। किस तरह से हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन 3 तरह से होता है। वन इज कोऑर्डिनेटेड वाटर, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, ये आपने भी नहीं पढ़ा, आप 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एंड इट एक्ट एज लिगेंड। दूसरा है इंटरस्टिशियल वाटर, तो हाइड्रेशन में वाटर ऐड होता है, जैसे बेरियम क्लोराइड का जो लैटिस है, उस लैटिस के बीच बीच में जो गैप्स होते हैं, जो खाली जगह वॉइड्स होते हैं, उसमें वाटर ट्रैप हो जाता है। तो ये इंटरस्टिशियल आपके हाइड्राइड से बने हाइड्रेटेड BaCl2 हाइड्रेटेड हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर भी होता है। ये एग्जांपल आपने पढ़ा है ना, कॉपर सल्फेट .5H2O, आपने पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट अगर हम लेते हैं ड्राई कॉपर सल्फेट तो व्हाइट कलर का होता है, बट जैसे ही उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो 5 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, तो वो का कलर ब्लू कलर का हो जाता है, हाँ ब्लूइश कलर होता है। ये क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है, और क्लास 10 में आपने ये भी पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट के 5 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ वो .5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 5 H2O होता है, एग्जैक्टली जो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें से आप देखिए कि ये जो शुरू के 4 हैं, ये कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बनाता है। फिर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ये आपको ज्यादा क्लियर होगा जब आप क्लास 12 में कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। तो अभी आप ये देखिए, ये बनाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स का जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसके बाहर जाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है और 4 वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ये है आपका हाइड्रेट्स। इसको बहुत डिटेल में अभी आप नहीं जानिएगा, 12 में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़ लिए वाटर के प्रॉपर्टीज के बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हार्डनेस ऑफ वाटर का होगा, शायद आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। व्हाट आर हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, डू यू इन द क्लास? मैम
हैंड पंप का वाटर वाटर में हार्ड वाटर है। वाटर में जब मैग्नीशियम या पोटेशियम जो भी सॉल्ट्स होते हैं तो हम वो स्कम एज अ स्कम फॉर्म कर देते हैं, क्लियर फॉर्म करते हैं, जो कि सोप्स से मैम हटता नहीं, उसके डिटर्जेंट ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं, वन इज कॉल्ड हार्ड वाटर एंड वन इज कॉल्ड सॉफ्ट। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है? एक्चुअली जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, यानी कि आप लिख लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल 2। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना आता है यस सबको? मैम। Ca लिखिए, फिर HCO3 होल 2 करिए, HCO3 इसका होल 2, ये बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली यू कैन राइट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, HCO3 का होल 2, MgHCO3 होल 2। ये अगर प्रेजेंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है तो वाटर विल बी हार्ड, वाटर विल बी नोन एज हार्ड वाटर। इसके अलावा कैल्शियम के क्लोराइड CaCl2 या मैग्नीशियम के क्लोराइड MgCl2 प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट मेक्स वाटर हार्ड। तीसरा, कैल्शियम के सल्फेट CaSO4 या मैग्नीशियम के सल्फेट MgSO4 ये प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट मेक्स वाटर हार्ड। तो अब आपको समझ में आया कि कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स एज वेल एज मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ये अगर प्रेजेंट है किसी तरह से पानी में तो वो वाटर को हार्ड बनाते हैं। ठीक है, वो वाटर को हार्ड बनाते हैं। और अगर ये सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है देन वाटर विल बी कंसिडर एज सॉफ्ट वाटर, वाटर विल बी कंसिडर एज सॉफ्ट वाटर। हम प्रैक्टिकली कैसे देख के बता सकते हैं? मतलब ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट करके कि ये पानी हार्ड है, ये पानी सॉफ्ट है। इसका सबसे अच्छा तरीका है सोप। आप सोप के साथ पानी को एजिटेट करिए। ठीक है, सोप सोल्यूशन बना करके पानी में डालिए, 2 सैंपल वाटर का है, हार्ड एंड सॉफ्ट। एक में सॉफ्ट सोप सोल्यूशन डालिए, दूसरे में भी डालिए, और एक सोप सोल्यूशन को डाल करके वाटर को खूब हिलाइए और उसको एजिटेट करिए। तो आपको देखिए पहले वाटर में आपको झाग, लेदर नजर आ रहा है, लेदर झाग समझते हो ना? यस साबुन यस पानी का मैम झाग बनता है ना, तो वो झाग यस दिखे। मैम तो वो जब झाग बनता है, लेदर बनता है, दैट मीन्स द वाटर इज सॉफ्ट, यहाँ पे हार्डनेस नहीं है। मगर अगर आपको झाग नहीं दिखे, लेदर नहीं दिखे, और उसके बजाय आपको लेदर कम दिखे और नीचे आपके कुछ कम दिखाई दे, कम माने प्रेसिपिटेट्स, कुछ प्रेसिपिटेट नीचे आपको सेटल होते हुए दिखेंगे, तो ये होता है हार्ड वाटर। नाउ एक्सक्यूज हार्ड मी एंड, मैम, हाँ ये लेदर बनता क्यों है? बस अगला अगला स्टेप वही है, लेदर बनता क्यों है। अगला रिएक्शन सामने देख रहे हो ना, यस मैम। स्क्रीन पे आपको रिएक्शन दिख रहा है। यस मैम। यस मैम हाँ, ये आप, इससे आपको सोडियम पता चलेगा कि लेदर बनता क्यों है। सब कुछ पढ़ाएंगे बेटा, 1 बाय 1। अब है कि अब जो मैंने कहा कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में क्या होता है, अभी हम लोगों ने जाना कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स, बट सॉफ्ट वाटर में ये नहीं। ठीक है, आपका वाटर हार्ड है, ठीक है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, जिसको मैंने M2+ से रिप्रेजेंट किया। इससे रिप्रेजेंट किया M2+ से। कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca2+, मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg2+ होता है ना। तो आप, मैंने आयन्स ले लिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन लिए। अब आपने सोप लिया, व्हाट इज सोप? एक एग्जांपल यहाँ सोप का है, सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA। व्हाट इज सोप? इट इज द मैम long chain of fat, sodium potassium salts of long chain of fatty acids। हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड है ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये होता है सोप। मतलब इसका कहने का मतलब है लॉन्ग चेन, मतलब चेन बहुत लंबा हो। C17, इसमें 17 कार्बन है, तो चेन लंबा हुआ कि नहीं। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH होना चाहिए। सोडियम सॉल्ट उसका बना दो, यानी कि H को निकाल के वहाँ Na लगा दो। तो ये आपका जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 10 में आपने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगा रहता है, फंक्शनल ग्रुप COOH। अब H को रिप्लेस कर दिए अपने सोडियम से, तो ये बन गया COONA। तो ये आपका सोडियम सॉल्ट बन गया फैटी एसिड का। आपका ये पहले फैटी एसिड था C17H35COOH, ये फैटी एसिड है, और इसको सोडियम से ट्रीट कर दो तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये है आपका सोप। सोप बनाया कैसे जाता है आप जानते हो? ये आपका गूगल में आप देखोगे हाउ सोप इज प्रिपेयर्ड, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताती मैम हूँ सोप बनाया कैसे जाता है। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा आपने सोप का प्रिपरेशन। स्टेरिफिकेशन का अपोजिट प्रोसेस। हाँ, यस, क्लास 10 में पढ़ा आपने। आप घर में भी चाहो तो बना सकते हो, बट शायद घर में आपका NaOH नहीं हो, वो मार्केट में मिलता है, लैब में मिलता है। लैब में कभी आप आओगे, स्कूल खुलेगा तो मैं आपको सोप बना के दिखाऊंगी। जैसे आपका कोई भी कोकोनट ऑयल है या कोई भी ऑयल घर में होता है ना, ऑयल या फैट आप कुछ भी ले सकते हो। तो ऑयल घर में अवेलेबल है, कोकोनट ऑयल है, आप ऑयल ले लीजिए और उसमें थोड़ा NaOH का सोल्यूशन 10% डाल और धीरे 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 उसको हीट करिए। ठीक है, जब आप धीरे धीरे हीट करेंगे तो आपका बन जाएगा सोप। ऊपर में आपका सोप का प्रेसिपिटेट ऊपर में तैरने लगेगा, आप उसको निकाल के धूप में सुखा दीजिए, इट विल बी अ सोप। तो ये आप आराम से बना सकते हैं, लैब में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोप एक्चुअली बनाया जाता है फैटी एसिड और NaOH के रिएक्शन से। तो वहाँ पे NaOH का Na एसिड के साथ लग जाता है, एसिड का सॉल्ट बन जाता है, सोडियम सॉल्ट। तो दिस इज द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सोप का दिया हुआ। अगर ये सोप को आप पानी में डालते हो, ठीक है, और उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, तो क्या होगा, सोडियम विल बी रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम आयन, और सोडियम सॉल्ट के बजाय बन जाएगा आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट। जस्ट टू सी द रिएक्शन, C17H35CONA प्लस M2 प्लस, यहाँ M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C17H35COO होल टू कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो अब आपका सोप क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट नहीं रहा, अब ये बन गया कैल्शियम सॉल्ट, ये बन गया मैग्नीशियम सॉल्ट। और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जब ये बन जाएगा तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, अब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पानी में दिखते, दैट इज कॉल्ड स्कम। व्हाट इज स्कम, इट इज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट। ठीक है, अगर आपका सोडियम स्टीयरेट है तो ये बन जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो भी आपका सोप। ओके, तो हार्डनेस प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, स्कम क्यों बनता है, ये क्लियर है सबको? सोडियम तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको कैसे रिप्लेस इसलिए कर तो उसको देगा? रिप्लेस, उसी को तो रिप्लेस, कौन सा सोडियम, मैम आपका सोडियम जो ज्यादा सोडियम, रिएक्टिव है ना? हाँ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए तो वो आपका जो हार्डनेस है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो उसके सॉल्ट सोल्यूशन को रिप्लेस कर रहा है ना। ये यहाँ पर तो बॉन्ड्स का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो फट से ब्रेक करके वहां उसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर रहा है। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से सोडियम निकल रहा है, आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और ये सोडियम है, ये क्या करेगा, सोडियम चला जाएगा उधर और कैल्शियम आ जाएगा इधर, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इज दिस क्लियर? ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यस मैम। अब हम आते हैं यहाँ टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस भी हमारा दो तरह का होता है, ठीक है, हार्डनेस कितने तरह का होता है, दो तरह का। वन इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस एंड वन इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। तो हम किसको कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस और किसको कहते हैं परमानेंट हार्डनेस? टेम्पररी परमानेंट वर्ड से तो आप फेमिलियर हो, ठीक है। देखो अभी आपको मैंने कहा कि बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स से हार्डनेस होता है। अब इनमें से आप अलग कर लो, जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के वजह से जो हार्डनेस होता है दैट इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। अगर पानी में
कैल्शियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, then we call the water it is having temporary hardness. But अगर पानी में कैल्शियम के क्लोराइड प्रेजेंट है, कैल्शियम के सल्फेट प्रेजेंट है, या मैग्नीशियम के क्लोराइड प्रेजेंट है, या मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट है, then we call it permanent hardness. टेम्पररी हार्ड वाटर जो होता है वो आसानी से हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है, टेम्पररी है, बड़ी आसानी से। जैसे आप बॉईल करते हैं ना पानी को बॉईल कर दोगे तो टेम्पररी हार्डनेस आपका निकल जाएगा। देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डे टू डे लाइफ से। बहुतों के घर में गीजर होगा, गीजर यूज करते हो ना आप? गीजर समझते हो ना वो? यस मैम। गीजर के लिए टेम्पररी हार्ड वाटर बड़ा हार्मफुल होता है। अगर आपके घर में टेम्पररी हार्ड वाटर का सप्लाई है तो गीजर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, गीजर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गीजर में पानी बॉयल हो रहा है और टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो रहा है, और जो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो रहा है तो वो क्या हो रहा है कि गीजर के रॉड पर वो हार्डनेस जो है वो चिपकता चला जाए। टेम्पररी हार्ड वाटर जो है वो डिकम्पोज कर रहा है, मतलब उसका जैसे आप यहाँ रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चेंजेस टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, और ये आपके गीजर के रॉड, वो जो रॉड होता है, जो हीटिंग रॉड होता है, उसके साथ चिपक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी हो रहा है, हीटिंग भी हो रहा है, पर पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि पानी उसको तो पूरा रॉड को ये चिपक गया रॉड के साथ ना, फिर रॉड अपना काम जो है पानी का गर्म करने वाला काम वो नहीं कर। तो ये थोड़ा सा डिफेक्ट, इसलिए आपका जो रॉड चेंज करवाना पड़ेगा, तो गीजर खराब हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो आपके घर के घरेलू जो अप्लायंस है गीजर, उसके लिए हार्मफुल है, बट जो परमानेंट हार्डनेस है वो फैक्ट्री में जो बॉयलर होता है उसके लिए हार्मफुल है। बॉयलर के वॉल को क्रैक कर देता है। तो हार्ड वाटर कहीं भी अच्छा नहीं है, मान के चलो, चाहे घर के लिए हो चाहे फैक्ट्री के लिए हो। अगर आपका हार्ड वाटर है या लॉन्ड्री के लिए इवन हो तो हार्ड वाटर इज नॉट गुड, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में जब कपड़े धोते हैं तो वहाँ आपकी सोप की बर्बादी होती है। क्या होता है, आप सोप यूज कर रहे हो कपड़ा साफ करने के लिए, और ये हार्ड वाटर सोप को स्कम में बदल रहा है। ठीक है, स्कम में बदल रहा है, यानी कि सोप का इस्तेमाल तो हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं, बट हमारा सोप बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, स्कम बन के, कपड़ा धो नहीं रहा है, रेदर वो स्कम बन जा रहा है, और स्कम बन के वो कपड़े में चिपक जाता है। दैट मीन्स क्लींजिंग एक्शन और डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि हार्ड वाटर जहाँ भी हो उसका यूज अच्छा नहीं है, किसी भी पर्पस के लिए वो अच्छा नहीं है, तो हमें हार्डनेस को रिमूव करना पड़ेगा। तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अगर आपका हार्डनेस इट इज टेम्पररी हार्ड वाटर, देन टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव वेरी इजीली बाय बॉइलिंग। आपके पास टेम्पररी हार्ड वाटर है, आप थोड़ा हीट कर दो तो वो हार्डनेस रिमूव करता है। हाउ? आपका रिएक्शन यहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चेंजेस टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड plus carbon dioxide, and calcium bicarbonate on heating gives calcium carbonate plus water plus carbon dioxide। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यस, यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीशियम, ये जो आपका जो है सॉल्युबिलिटी पर आ जाता है यहाँ पे, कि जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आपका सॉल्युबिलिटी इसकी जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। अब आपका आ रहा है टेम्पररी हार्डनेस को एक और तरीके से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में जो यूज हो रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आप अगर आपका टेम्पररी हार्ड वाटर है, यू ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू इट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप इसमें डाल देंगे, देन द रिएक्शन विल बी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट निकल जाएगा बाहर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट,
प्लस वाटर, यानी कि ये प्रेसिपिटेट बनकर निकल जाएगा एंड योर वाटर विल बी फ्री फ्रॉम टेम्पररी हार्डनेस। तो ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यहाँ से हार्ड वाटर से, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपका हार्डनेस ऑफ वाटर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ यही पूछा जाता है, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हाउ कैन यू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट, ये आपको देखना है। तो टेम्पररी हार्डनेस निकालने के दो तरीके हैं, वन इज बॉइलिंग, इसके रिएक्शन आपको याद रखना होगा, एंड वन इज क्लार्क्स मेथड, इसके भी रिएक्शन आपको याद रखना। नाउ द परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो हम आपको बताएं कि ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, और इसको सिंपल बॉइलिंग से हम नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए दूसरा तरह का ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये आपने पढ़ा है क्लास 10 में, सोडियम कार्बोनेट, जो वॉशिंग पर्पस के काम आता है। तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। आप अगर वाटर में वॉशिंग सोडा डाल दें, उस वाटर में जिसमें परमानेंट हार्डनेस है, जैसे आपके क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, या आप एम यहाँ दिया गया है, एम इज फॉर मैग्नीशियम एज वेल एज कैल्शियम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सपोज एम मैग्नीशियम क्लोराइड हम ले लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपको क्या देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट और NaCl। और अगर आप कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, देन इट विल गिव सोडियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम या कैल्शियम के कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ पे आप देखिए, फिर आपका जो सॉल्युबल सॉल्ट था क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनेट्स में, और ये प्रेसिपिटेट आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बस रिएक्शंस याद रखने हैं, मेथड याद रखना है। अब परमानेंट हार्डनेस का एक मेथड होता है कैलगॉन मेथड। कैलगॉन मतलब कैल्शियम बॉन्ड। यहाँ पे ये देखो कैलगॉन मेथड, कैलगॉन मेथड से भी हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। सो व्हाट इज कैलगॉन, कैल्शियम बॉन्ड। यहाँ पे आपका एक कंपाउंड है, ये देखो ये कंपाउंड है आपका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसको दो से लिखते हैं Na2, और ये कॉम्प्लेक्स है Na4PO3 होल 6, या इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो इस तरह से भी, NaPO3 होल 6, दोनों तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपके 6 फॉस्फोरस है